नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी पीवाईक्यू बुक के सॉल्यूशन की होने वाली है। उसमें हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें कम्प्लीटली फर्स्ट यूनिट यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की कंप्लीट कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारी ये क्लास होगी वो यहाँ सेकेंड यूनिट की कैटलॉगिंग की यूनिट रहने वाली है, जो कि आपकी पार्ट 3 यहाँ हमारी क्लास है। और कौन सी बुक की है? इस पीवाईक्यू बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट करवाया जा रहा है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पीवाईक्यू बुक परचेज नहीं की है, उन सभी से मेरा कहना है एक बार अपनी पीवाईक्यू बुक मंगवाइए, उसको साथ में लेके बैठिए। कंप्लीटली सॉल्यूशन हम आपका यूट्यूब पर ही करवा रहे हैं, लाइव में रहकर बाइलिंगुअल मोड में सॉल्यूशन करा रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक ही बात कहूँगी मैं आपसे, जब भी आप मेरी क्लास में आएँ उससे पहले आप समथिंग 50 क्वेश्चन करके आइएगा, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन आपके हम हर पार्ट में कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लगातार आपकी ये क्लासेस रहने वाली हैं। सूचीकरण की यूनिट जो सेकंड यूनिट है आपकी थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के सिलेबस में, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी यूनिट है। इसके जितने भी पार्ट्स बनेंगे उनमें हम आपके कवर कराएंगे। लेकिन आज का जो क्लास है हमारी पार्ट 1 है सूचीकरण की, और इस बुक के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग पार्ट 3 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और अपनी साथियों को शेयर करके सभी को जोड़ लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास, जिसमें सबसे पहले आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1। स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखा है, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने की कोशिश करिएगा। अज्ञात या संदिग्ध लेखकत्व की पुस्तकों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। यहाँ आपको आंसर देना है कि क्या इसे कहा बोला जाता है। क्लियर है? अज्ञात या संदिग्ध लेखकत्व की पुस्तकों को किस नाम से जाना जाता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की तरफ से आंसर मिलना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन आप लोग टिक कर रहे हैं, वेरी गुड। सभी की तरफ से आंसर आने लगा है। सी नंबर ऑप्शन, यानी अज्ञात या संदिग्ध लेखकत्व की जो पुस्तक होती है, जिस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है या अप्रमाणिक जानकारी होती है, तो उन पुस्तकों को एपोक्राइफल की श्रेणी में रखा जाता है, यानी उन बुक्स को एपोक्राइफल बुक्स का दर्जा दिया जाता है। क्लियर है? ये आप सभी के सामने क्वेश्चन है जिसका आंसर आप खुद लोग दे रहे हो। सभी की तरफ से सी नंबर ऑप्शन आया भी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, AACR2 के अनुसार बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को निम्नलिखित के अंदर दर्शाया जाता है। यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड के अनुसार बाहर से ली गई सूचना को मुख्य प्रविष्टि में किसके अंदर समाहित करते हैं, यानी कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? मिडिल ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट या फिर एंगल ब्रैकेट? आपको बताना है कौन सा ब्रैकेट यूज करते हुए बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को अंकित करते हैं। क्लियर है? ये जल्दी आपको आंसर देना है। इनमें से कौन सा होगा? बड़ा कोष्ठक आंसर आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे बड़ा कोष्ठक भी बोलते हैं, AACR2 के अनुसार जो बाहर से ली गई सूचना होती है उसे मुख्य प्रविष्टि में बड़े कोष्ठक के तहत शामिल किया जाता है। क्लियर है? बाह्य स्रोत से आप लोग समझते हैं जैसे कि समाचार पत्र हैं या विज्ञापन है या टेलीकास्टिक भर्ती सूचना है, ऐसी अगर कोई सूचना मिलती है तो उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के तहत शामिल किया जाता है। क्लियर है? यहाँ आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रथम बार अस्तित्व में कब आई? ग्रंथ सूची से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिला है, जिसे यहाँ पर सेकंड यूनिट में शामिल किया है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी पहली बार कब अस्तित्व में आई? आपको इनमें से आंसर देना है। 1947 या 57 या 67 या फिर 37? सभी की तरफ से बी नंबर ऑप्शन आ रहा है, यानी 1957 बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल सही बात है, सभी की तरफ से यहाँ राइट आंसर मुझे मिला है। बी नंबर ऑप्शन आप सभी टिक कर पा रहे हैं, वेरी गुड। आगे चलते हैं।
आगे देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि शब्द अभिलेखागार, एक शब्द आपके सामने आया है अभिलेखागार, ये पूछा है कि ये सर्वाधिक किस प्रासंगिक है, किसके लिए। ऑप्शन में आपको दिया है ऐतिहासिक सामग्री से, या राष्ट्रीय ग्रंथ सूची से, या निशुल्क प्रभार से, या परिवार के सदस्य से। यानी ये अभिलेखागार है, ये सबसे ज्यादा किसके लिए प्रयोग में किया जाता है, ये आपको बताना है। क्या इसका आंसर रहने वाला है, आप सभी की तरफ से आंसर मुझे आया है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग टिक कर रहे हैं, इसका मतलब आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अभिलेखागार का तात्पर्य ऐतिहासिक सामग्री से रहता है। क्लियर है? चलिए, यहाँ कोई डाउट आपको नहीं है। जिन क्वेश्चन में आपका आंसर मुझे एक ही मिलेगा, वहां हम उसे जल्दी करने की कोशिश करेंगे। कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग ख्याल रखता है, कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग कौन किसका ख्याल रखता है, ये आपको बताना है। आपको पता है कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग ये सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांतों में एक उपसूत्र का नाम लिया गया है, कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग को, जिसे वर्ष 1955 में जोड़ा गया था। ये भी मेरे ख्याल से आपको पता है। हेडिंग्स एंड कैनन्स नाम की पुस्तक है उनकी, ऐसा रंगनाथन की, जिसमें इस सूत्र को शामिल किया था। किसके स्थान पर किया था? पहला एक प्रासंगिकता नाम था, रिलेवेंस नाम एक उपसूत्र का था, उस उपसूत्र की जगह पर उन्होंने कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग नाम दिया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग कौन से उपसूत्र की जगह लिया था? रिलेवेंस यानी प्रासंगिकता, प्रासंगिकता के उपसूत्र के स्थान पर सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांतों में वर्ष 1955 में ऐसा रंगनाथन की पुस्तक थी, हेडिंग्स एंड कैनन्स, जिसमें इस सूत्र को शामिल किया था। क्लियर है? ये क्या कह रहा है कि ये जो उपसूत्र है ये ख्याल रखता है किसका? उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण का, या प्रविष्टियों के व्यवस्थापन का, या शीर्षकों के स्थायित्व का, या प्रविष्टियों की तैयारी में निरंतरता। ये आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन आप सभी की तरफ से आया भी है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। यानी कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग ख्याल रखता है उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण से। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को ये चीज क्लियर होगी। डिक्शनरी शब्द निम्नलिखित किस भाषा के शब्द डिक्शनरियम से लिया गया है? नाम दे दिया है आपको डिक्शनरियम। डिक्शनरियम शब्द से लिया गया डिक्शनरी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, ये आपसे पूछा है। आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। ग्रीक भाषा, फ्रेंच भाषा, लैटिन भाषा, या हिब्रू भाषा? कौन सी भाषा का शब्द है? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आया है आप सभी का, लैटिन भाषा, बिल्कुल सही बात है। लैटिन भाषा के डिक्शनरियम शब्द से ही डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति हुई मानी जाती है, ये आप सभी को पता है। सीसीसी के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के निम्नलिखित अनुच्छेदों का सही क्रम कौन सा होगा, ये आपको बताना है। यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार जब मेन एंट्री बनाते हैं, उसमें आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा कि उस मेन एंट्री के 6 अनुच्छेद होते हैं सीसीसी के अनुसार। उन 6 अनुच्छेदों में से 4 आपको इस क्वेश्चन में मिले हैं और उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है और कूट का आंसर देते हुए आपको सही पर टिक करना है। जल्दी से आपकी तरफ से आंसर हमें मिलना चाहिए, क्या इसका आंसर होगा? ठीक है, सी नंबर भी आ रहा है और डी नंबर भी आ रहा है। सी नंबर मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आ रहा है, हो सकता है पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। चलिए, डी नंबर ऑप्शन मुझे यहाँ पर टिक मिला है, टिक कर रहे हो आप लोग डी नंबर ऑप्शन। अब चलिए हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ आपके सामने है लीडिंग, हेडिंग, नोट और टाइटल। अगर आपने याद कर रखे हो, लीडिंग, हेडिंग, टाइटल, नोट, एक्सेशन और ट्रेसिंग, ये 6 जो हैं ये आपके लिए अनुच्छेद दिए हुए हैं। इनमें आपको अगर इन चारों को अरेंज करें तो सबसे पहले आएगा आपका सेकेंड नंबर यानी लीडिंग, उसके बाद में आएगा हेडिंग, उसके बाद में आएगा टाइटल यानी 4, और उसके बाद में आएगा नोट सेक्शन यानी कि 3rd। आप देखिए सेकेंड, फर्स्ट, 4 और 3rd किस में है? सेकेंड, फर्स्ट, 4 और 3rd, यानी डी नंबर ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। जिन्होंने डी नंबर ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है। हाँ, सभी की तरफ से आ रहा है और अनुच्छेदों के नाम भी आप लोग लिख रहे हो, वेरी गुड। लीडिंग, हेडिंग,
टाइटल नो टैक्सेशन देन ट्रेसिंग। क्लियर है? 6 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं सीसीसी से रिलेटेड। उसके अलावा AACR2 के 8 अनुच्छेदों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ग्रंथ सूची अभिलेखों के रेट्रो रूपांतरण का तात्पर्य है। ग्रंथ सूची अभिलेखों के रेट्रो रूपांतरण का तात्पर्य क्या है, यह आपको बताना है। पुस्तकालय में मौजूद सभी पुस्तकों के कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण या फिर नई पुस्तकों का सूचीकरण या नए जर्नल्स का अर्जन या नई पुस्तकों का अर्जन। आपको बताना है कि रेट्रो रूपांतरण से क्या तात्पर्य है, वो भी रेट्रो रूपांतरण पूछा है आपसे ग्रंथ सूची अभिलेखों में। क्लियर है? आपको आंसर देना है इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, उसका आंसर मुझे मिलना चाहिए, सभी की तरफ से आने लगा है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। ग्रंथ सूची अभिलेखों के रेट्रो रूपांतरण से जो तात्पर्य आपसे पूछा है, उसमें ये पुस्तकालय में जितनी पुस्तकें मौजूद हैं उन सभी के कंप्यूटरीकृत डाटाबेस का निर्माण करना ही यहाँ रेट्रो रूपांतरण को माना गया है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। पुस्तकालय में मौजूद सभी पुस्तकों के कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण करना ही रेट्रो रूपांतरण का तात्पर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएसएस फीड एक टूल है, आरएसएस फीड किसका टूल माना है, ये आपको बताना है। आरएसएस फीड, आरएसएस का मतलब क्या है, आरएसएस, क्योंकि यहां आपसे पूछा है क्वेश्चन में आरएसएस फीड किसका टूल माना है, ये आपसे पूछा है। इसका आंसर आप लोग दे दोगे, लेकिन आरएसएस का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, आप सभी की तरफ से मुझे मिलना चाहिए। आरएसएस की फुल फॉर्म क्या है? रियली सिंपल सिंडिकेशन इसकी फुल फॉर्म है, आप सभी को पता हो तो रियली सिंपल सिंडिकेशन पूछा भी जा सकता है आपसे कि आरएसएस की फुल फॉर्म क्या है। रियली सिंपल सिंडिकेशन, क्लियर है, याद रखना है। और यहां पूछा है कि ये आरएसएस फीड किसका टूल है। मुझे आंसर मिला है, कुछ स्टूडेंट्स ने, हाँ कुछ ने बी नंबर ऑप्शन दिया है। चलिए बी नंबर ऑप्शन यानी वेब 2.0 का बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है। आरएसएस फीड वेब 2.0 का ही टूल माना गया है। ठीक है, आगे देखिए, इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना आरएसएस की। ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के निर्माण के लिए लागू मानक क्या है, यानी ग्रंथ सूची रिकॉर्ड का जब निर्माण करना होता है तो उसके लिए लागू मानक क्या माना गया है, यह आपको बताना है। रियली सिंपल सिंडिकेशन बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं, आपको आंसर देना है कि ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के निर्माण के लिए लागू मानक क्या माना गया है, यह आपको बताना है। यानी ISO 9000 या मार्क या फिर Z3993 या Z3988, आपको बताना है इनमें से क्या होगा। आप सभी की तरफ से मार्क आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, बी नंबर ऑप्शन, यानी मार्क को यहाँ ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के निर्माण के लिए लागू मानक के तौर पर माना गया है। क्लियर है? ISBD और सूचीकरण संहिताओं के बीच क्या संबंध है? बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, टिपिकल बेसिस की तरफ भी हम चलेंगे। स्टार्टिंग हम इजी बेस के क्वेश्चन से ही करेंगे, तो आप सभी की तरफ से यहाँ आंसर सही आना चाहिए। ISBD और सूचीकरण संहिताओं के बीच क्या संबंध है? संबंध आपसे पूछा है, जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। आप लोग ऑप्शन पढ़िए, क्या इसका आंसर होगा? ISBD में सूचीकरण नियम सम्मिलित होते हैं, या फिर ISBD सूचीकरण नियमों की जगह ले सकता है, या फिर वे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, या सूचीकरण संहिताओं में ग्रंथ सूची विवरण का सम्मिलित होना। क्या सूचीकरण संहिताएं जितनी हैं उनमें ग्रंथ सूची विवरण सम्मिलित होते हैं? आंसर आप लोग दे भी रहे हो, स्टार्ट कर भी चुके हैं आप कि डी नंबर ऑप्शन आपकी तरफ से आ भी रहा है। ISBD और सूचीकरण संहिताओं के बीच में जो मुख्य संबंध है
वो आप सभी के सामने है, डी नंबर ऑप्शन, यानी सूचीकरण संहिताओं में ग्रंथ सूची विवरण सम्मिलित होता है। ये यहाँ पर संबंध पूछा है, जो बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा डॉक्टर रंगनाथन का उपसूत्र नहीं है? रंगनाथन के उपसूत्रों में से कौन सा यहाँ पर रंगनाथन के उपसूत्रों में शामिल नहीं किया है? 4 उपसूत्रों का जिक्र यहाँ आपके सामने हो रखा है, आपको उसका आंसर देना है जो रंगनाथन के उपसूत्रों में शामिल नहीं है। ठीक है, एक आपके सामने है व्यापकता का उपसूत्र, एक प्रसंग का उपसूत्र, एक संगतता, एक प्रचलन, यानी एक्सटेंसिवनेस, कॉन्टेक्स्ट, कंसिस्टेंस और करेंसी। आपको बताना है कि कौन सा रंगनाथन का उपसूत्र नहीं है। आप सभी को पता है कि सूचीकरण के 9 उपसूत्र रंगनाथन के द्वारा दिए गए हैं। जिन 9 उपसूत्रों में से कोई एक उपसूत्र ऐसा है जो उनमें शामिल नहीं है। 9 उपसूत्रों में ए नंबर आपकी तरफ से आया है, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं, यानी आपको 9 उपसूत्र पता है और आप इसका आंसर व्यापकता, यानी व्यापकता नाम का कोई उपसूत्र रंगनाथन के सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांतों में शामिल नहीं था। क्लियर है? 9 उपसूत्र हैं, बहुत कम है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में 43 उपसूत्र आपको पढ़ने हैं, कैटलॉगिंग में मात्र 9 उपसूत्रों को ही आपको पढ़ना है। तो 9 उपसूत्रों में नो डाउट आप उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? मेरे ख्याल से आप सभी को ये फैक्ट एकदम क्लियर होगा। 9 उपसूत्रों में एक निर्धायता का उपसूत्र है, प्रबलता है, व्यष्टीकरण है, खोज शीर्षक है, प्रसंग का उपसूत्र भी शामिल है, उसके अलावा स्थायित्व का उपसूत्र है, फिर प्रचलन का भी है, और संगतता यानी कंसिस्टेंसी का है, और कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू यानी लास्ट जो नवा उपसूत्र है वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। अब आपको बताना है सब्जेक्ट कैटलॉग हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सब्जेक्ट कैटलॉग पुस्तक के लेखक कौन है, यह आप पूछ रहे थे मुझे कमेंट बॉक्स में। मुझे याद है कि सब्जेक्ट कैटलॉग नाम आपने ओनली लिखा था और उसका आपने लेखक का नाम पूछा था। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी सब्जेक्ट कैटलॉग नाम से, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन नाम से एक वर्गीकरण की पद्धति है, लेकिन सब्जेक्ट कैटलॉग नाम से कोई पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ है। सब्जेक्ट कैटलॉग में जो शीर्षक है वो हेडिंग एंड स्ट्रक्चर नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, जो यहाँ पर आपके सामने है कि किस विद्वान के द्वारा ये सब्जेक्ट कैटलॉग हेडिंग एंड स्ट्रक्चर नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, यानी लेखक का नाम उनका क्या था, ये आपको बताना था। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आप सभी की तरफ से आया है, यानी ईजे कोट्स। अब आप बिल्कुल इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि ईजे कोट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है सब्जेक्ट कैटलॉग हेडिंग एंड स्ट्रक्चर। क्लियर है? डी नंबर ऑप्शन आप सभी की तरफ से राइट आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, यानी सीसीएफ नाम आपने सुना है, जिसका पूरा नाम है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। ये पूछा है कि प्रथम बार प्रकाशित कब हुआ था, सीसीएफ को सबसे पहली बार किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, ये आपसे पूछा है। वर्ष 1980 में या 84 में या 1988 में या फिर 1992 में, क्या इसका आंसर होगा? चौरासी आप सभी की तरफ से आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, 84 आप सभी आंसर दे रहे हो, यानी बी नंबर ऑप्शन आप सभी की तरफ से आ रहा है। पहली बार प्रकाशित हुआ 1984 में और दूसरी बार सेकेंड टाइम प्रकाशित किया था इसे 1988 में। ठीक है, थर्ड एडिशन 1992, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों की तरफ से आया है। ठीक है, जब 1988 में इसका प्रकाशन किया गया था तो इसे 2 खंडों में प्रकाशित किया गया, एक सीसीएफ एफ नाम से प्रकाशन हुआ था, यानी सीसीएफ एफ नाम से और सीसीएफ बी नाम से, यानी ये था फैक्चुअल डाटा और एक था बिब्लियोग्राफिक डाटा। क्लियर है? तो 2 खंडों में प्रकाशन कब हुआ, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि सीसीएफ का 2 खंडों में प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो वर्ष 1988 आपको याद रखना है। ठीक है,
एक इससे रिलेटेड आपको ये भी याद रखना है, ISO 2709 पर ये आधारित था, यानी ISO 2709 के रूप में इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर आप लोगों ने दे ही दिया है। कैटलॉग रिकॉर्ड को खोजने और ब्राउज करने की सुविधा देने वाले मॉड्यूल को क्या कहा जाता है? यानी कैटलॉग रिकॉर्ड को खोजने के लिए हम कौन से मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं? कैटलॉग रिकॉर्ड को खोजना है या फिर ब्राउज करना है, ऐसी सुविधा लेने के लिए हम कौन से मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं? यहाँ आपके सामने है सीरियल कंट्रोल, ओपैक, सर्कुलेशन या बुक एक्विजिशन। यहाँ आप इसका आंसर दे सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैटलॉग रिकॉर्ड को खोजने और ब्राउज करने की सुविधा देने वाले मॉड्यूल का नाम है ओपैक। आप सभी की तरफ से आंसर आया है, वेरी गुड। ओपैक आंसर बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हो। क्लियर है? नो डाउट, इसमें आप सभी को, किसी को भी इसमें डाउट नहीं है, यानी ओपैक से आप परिचित हैं। सूचीकरण के उपसूत्रों का प्रथम बार निरूपण डॉक्टर SR रंगनाथन की निम्न में से किस पुस्तक में किया गया था? यहाँ रंगनाथन द्वारा लिखी गई पुस्तकों की चर्चा की है, जो 4 पुस्तकों का नाम आपके सामने है, और पूछा है कि सूचीकरण के उपसूत्र पहली बार कौन सी पुस्तक में दिए गए थे। ठीक है, ये आपको बताना है कि सूचीकरण के उपसूत्रों का सबसे पहली बार निरूपण कौन सी पुस्तक में किया गया था। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप सभी की, यानी आपको कोई डाउट नहीं है। अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं आपके लिए इजी थे, आप सभी आंसर दे रहे थे। बी और डी आंसर आ रहा है, बी और डी आ रहा है। क्यों? एक तो आ रहा है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड और एक आ रहा है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। क्या इससे आप परिचित हैं? मान रहे हैं कि CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो है वो 1934 में लिख दिया था इन्होंने, प्रकाशन हो चुका था 1934 में, ठीक है, 1934 में। लेकिन इन्होंने पूछा है कि उपसूत्रों को पहली बार कौन सी पुस्तक में दिया था, तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। वर्ष 1938 में लिखी गई पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, जिसमें सबसे पहली बार रंगनाथन के द्वारा उपसूत्र दिए गए थे, और पहले जो स्टार्टिंग की थी उसमें 6 उपसूत्रों को जोड़ा गया था। ठीक है, 6 उपसूत्र इन्होंने दिए थे। उसके बाद हेडिंग्स एंड कैनन्स में 2 अन्य उपसूत्र जोड़े। फिर उसके बाद 1969 में लाइब्रेरी साइंस विद इट्स लैंड टू डॉक्यूमेंटेशन नामक पुस्तक, उस लेख में इन्होंने एक और उपसूत्र जोड़ा जो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू था। ठीक है, तो आप सभी को इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन देना है। जिन स्टूडेंट्स ने बी दिया था वो एक बार के लिए चेक कर लें और इसे माइंड में रखें कि सबसे पहली बार उपसूत्रों को कौन सी पुस्तक में लिखा था, तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग वर्ष 1938। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है कि स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स ICP 2016 का मानक विवरण किसने प्रकाशित किया? किसके द्वारा इसका मानक विवरण प्रकाशित किया गया था? ICP 2016 का मानक विवरण, ये आपसे पूछा है। ICP 2016 का मानक विवरण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जल्दी से आप लोगों की तरफ से आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही आप लिख रहे हैं, 6 + 2 + 1 से 9 कैनन्स आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, यहां आप लोग आंसर दे रहे हो सी नंबर ऑप्शन, यानी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हो, यानी इफ्ला सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि इफ्ला के द्वारा ही इसका प्रकाशन किया गया था। स्टेटमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स ICP 2016। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट यहाँ नहीं होगा। वैश्लेषिक प्रविष्टि बनाई जाती है, वैश्लेषिक प्रविष्टि यानी एनालिटिकल एंट्री। वैश्लेषिक प्रविष्टि को एनालिटिकल एंट्री के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। क्या इसका आंसर होगा? वैश्लेषिक प्रविष्टि बनाई जाती है जनरल के लिए, संपूर्ण प्रलेख के लिए, या प्रलेख के एक भाग के लिए, या प्रलेख के खंडों के लिए। अब आपको इसका आंसर देना है। उम्मीद करती हूं आपकी तरफ से राइट आंसर मिलेगा।
वैश्लेषिक प्रविष्टि बनाई जाती है जनरल के लिए या संपूर्ण प्रलेख के लिए या प्रलेख के एक भाग के लिए या प्रलेख के खंडों के लिए? आप सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन आप लोग राइट आंसर कर भी रहे हो, बिल्कुल सही बात है, सी नंबर ऑप्शन, यानी इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। प्रलेख के एक भाग के लिए ही एनालिटिकल एंट्री बनाई जाती है। वैश्लेषिक प्रविष्टि, जिसे एनालिटिकल एंट्री के नाम से जाना जाता है, वो मात्र प्रलेख के एक भाग के लिए बनाई जाती है, ठीक है। और जिसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी किसी ग्रंथ के विशेष भाग की ओर उपयोगकर्ताओं का ध्यान केंद्रित हो, ध्यान आकर्षित हो, इसी पर्पज से इसको बनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सी नंबर विकल्प यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। वेब ऑफ साइंस क्या है? आपसे पूछा है वेब ऑफ साइंस क्या है। आप सभी को आंसर देना है कि वेब ऑफ साइंस यहाँ क्या है, यानी ऑनलाइन सूचकांक है या ऑनलाइन उद्धरण सूचकांक है या विज्ञान की वेबसाइट है या फिर ऑनलाइन सूची है। क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। वेब ऑफ साइंस क्या है? वेब ऑफ साइंस क्या है? आंसर आपकी तरफ से मिलना चाहिए। वेब ऑफ साइंस क्या है? बी नंबर ऑप्शन आप लोगों की तरफ से आया है, बिल्कुल सही। यानी आपको इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑनलाइन उद्धरण सूचकांक, ऑनलाइन साइटेशन इंडेक्स को ही वेब ऑफ साइंस के नाम से जाना जाता है। साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? आपको बताना है साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है, यह आपको बताना है। थॉमसन रॉयटर्स के द्वारा, H.W. विल्सन के द्वारा या फिर वाइटिकर के द्वारा या R.R. वॉकर के द्वारा। आपको बताना है कि साइंस साइटेशन इंडेक्स, जिसे विज्ञान प्रशस्ति पत्र सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है, आपको बताना है कि इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। साइंस साइटेशन इंडेक्स बी नंबर ऑप्शन आ रहा है, कोई स्टूडेंट ए नंबर ऑप्शन दे रहा है। आप सभी को बता दें H.W. विल्सन यहाँ पर नहीं होगा, इसे कह रहे हैं थॉमसन रॉयटर्स के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, वर्ष 1964 में लॉन्च किया गया था। अब इसका स्वामित्व अगर वर्तमान में पूछें कि वर्तमान में इसका स्वामित्व किसके पास है, तो क्लैरिवेट के पास है। ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए आपसे कि किसके पास इसका वर्तमान में स्वामित्व है, तो क्लैरिवेट के पास है। क्लियर है? अब मेरे ख्याल से आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। H.W. विल्सन नहीं है। साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन थॉमसन रॉयटर्स के द्वारा किया गया था। वर्तमान में इसका स्वामित्व क्लैरिवेट के पास है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इस साइंस साइटेशन इंडेक्स का वर्तमान में किसके पास स्वामित्व है, तो आपको बताना था क्लैरिवेट के पास है। यहाँ जो आंसर होगा वो थॉमसन रॉयटर्स, या जिन्होंने ए नंबर ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है? आगे चलिए। मार्क 21 में विषय पहुंच क्षेत्र है। मार्क 21 के टैग आपने पढ़े होंगे और मार्क 21 के टैग में से आपको बताना है, मार्क 21 के टैग में से विषय पहुंच क्षेत्र के लिए कौन सा टैग दिया गया है, ये आपको बताना है। 3xx या 4xx या 5xx या फिर 6xx, आपको बताना था। बिल्कुल क्लैरिवेट के पास है। अभी आप आंसर दीजिए इसका क्या होगा। मार्क 21 में विषय पहुंच क्षेत्र के लिए कौन सा टैग दिया गया है? डी नंबर ऑप्शन आप सभी कर रहे हैं, वेरी गुड। यानी 6xx, यहाँ सभी को पता है कि मार्क 21 में विषय पहुंच क्षेत्र के लिए यहाँ जो टैग दिया गया है वो 6xx है। क्लियर है? आपने ये सभी 10 टैग दिए हैं, वो आपने याद भी कर चुके होंगे क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित सूचीकरण कोड को उनके उद्भव अनुसार क्रम में रखिए। यहाँ कुछ सूची संहिताएं, कुछ सूची कोड आपको दिए गए हैं और उनको उद्भव अनुसार क्रम में अरेंज करते हुए कोड का आंसर देना है। आप सभी से उम्मीद करती हूँ इसका आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए और बिल्कुल सही आना चाहिए।
ये मेरी तरफ से मैं आपसे बोलना चाहूंगी। ठीक है, बिल्कुल आप लिख भी रहे हो 3xx फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 4xx सीरियल बिल्कुल, 5xx नोट्स के लिए। ठीक है, आपने याद किए हैं, बहुत अच्छा। यहाँ आप लोग इसका आंसर दीजिए क्या होगा। ए नंबर और डी नंबर आ रहा है, ए नंबर और डी नंबर आ रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं, AACR2 1978, CCC 1934, AA कोड 1908 और ALA कोड 1949। अब अरेंज करिए। अब तो आपको वर्ष यहाँ लिख दिया है कि सबसे पहली बार इसे कब प्रकाशित किया गया था। अब आपको इसे अरेंज करना है। सबसे पहले देखिए AA कोड आएगा 1908 में, यानी 3 नंबर ऑप्शन इन दोनों में है। चलिए उसके बाद देखते हैं 2 नंबर आएगा, यानी 1934 में CCC कोड आया था, तो यहाँ 2 नंबर आया। उसके बाद में 49 में ALA कोड आया, फिर 1 आया, यानी C नंबर ऑप्शन जिन स्टूडेंट्स ने दिया है वो बिल्कुल सही है। और मुझे नहीं लगता यहाँ C नंबर किसी ने दिया है। आप लिख सही रहे हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने आंसर यहाँ टिक नहीं किया, डी नंबर पर जा रहे हो। डी और ए आपकी तरफ से आ रहा था, लेकिन यहाँ मेरा जो आंसर आया है वो सी नंबर ऑप्शन आया है। हाँ, अब आ गया है ना आपका। मैंने यहाँ इसीलिए सबसे पहले वर्ड्स लिख दी थी। जब भी आप अरेंज करें ना, ऐसे कूट का आंसर दें, तो आप दिमाग में रख के नहीं दें, आप उनको लिख दें, उस क्वेश्चन के सामने लिख दो कि इसका यहाँ प्रकाशन इस वर्ष हुआ था या इसका प्रकाशन इस वर्ष किया गया था, तब आप उनको अरेंज कर पाओगे। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ। भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट की बात की है कि कौन से वर्ष यहाँ इसे लागू किया गया था इंडिया में। मैम आप आगे थी इसलिए। अच्छा, चलिए यहाँ दीजिए, भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था। 1860 में या 1948 में, 1954 में या 1976 में। भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। सभी की तरफ से आंसर आने लगा है वर्ष 1954, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोग कर रहे हो, 1954। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भाषा शब्दकोशों के शब्द निरूपण का भाग नहीं है। भाषा शब्दकोशों के शब्द निरूपण का भाग इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। और ये क्वेश्चन पहले किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाषा शब्दकोशों के शब्द निरूपण का भाग इनमें से कौन सा नहीं है। ग्लॉस या स्थानीय भाषा या व्युत्पत्ति या फिर व्याकरणिक भाषा, व्याकरणिक सूचना बोलें, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। ए नंबर और सी नंबर आ रहा है, डी नंबर भी आ रहा है। भाषा शब्दकोश सी नंबर, ए नंबर। चलिए, भाषा शब्दकोश एक ऐसा ग्रंथ होता है, आपको पता है, कि जिसमें शब्द निरूपण के अंतर्गत शब्दों में वर्तनी हो या व्युत्पत्ति हो या व्याकरणिक निर्देश हो या अर्थ हो या परिभाषा हो या फिर स्थानीय भाषा हो, इन सभी का समावेश किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्लॉस है, इस ग्लॉस का इस भाषा शब्दकोश के निरूपण से कोई संबंध नहीं है। ग्लॉस यहाँ आपका राइट आंसर होगा। जितने स्टूडेंट ग्लॉस आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ग्लॉस क्या है, एक हाशिए या पंक्ति के बीच में लिखा हुआ एक मूल पाठ होता है। ठीक है, लेकिन भाषा शब्दकोश से उसका कोई संबंध नहीं होता, इसीलिए यहाँ आंसर जो है वो ग्लॉस है। भाषा शब्दकोशों से जब भी शब्द निरूपण की बात करते हैं तो उनमें स्थानीय भाषा का भी योगदान होता है, व्युत्पत्ति का भी होता है और व्याकरणिक सूचना का भी होता है। क्लियर है। आगे चलिए, भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ISSN प्रदान किया जाता है। ISSN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, किसके द्वारा भारत में प्रदान किया जा रहा है, ये आपसे पूछा है। आप लोगों की तरफ से आंसर मिलना चाहिए, क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, कि भारत में राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है जो ISSN प्रदान कर रही है।
जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? सी नंबर आप सभी की तरफ से आ रहा है, वेरी गुड। सी नंबर यानी राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय निस्केयर का नाम आपने सुना है। निस्केयर के द्वारा ही यहाँ भारत में ISSN प्रदान किया जाता है, यानी राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में काम कर रही है निस्केयर, जो ISSN प्रदान करती है। और ISBN का आप सभी को पता होगा कि RRRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा ISBN प्रदान किया जाता है, ये आप सभी को पता है। क्लियर है? निस्केयर बिल्कुल सही है, निस्केयर यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। AACR 2 में तृतीय या काल्पनिक इंडेंशन निम्नांकित से आरंभ होता है। यह आपको बताना है कि तृतीय या फिर काल्पनिक इंडेंशन हम बोले, थर्ड या फिर इमेजिनरी लाइन, ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है? यहां दिया हुआ है कि 8 स्पेस के मार्जिन के बाद, या 12 स्पेस के मार्जिन के बाद, या फिर 14 स्पेस का मार्जिन छोड़ते हुए, या किसी भी मार्जिन के बाद। AACR 2 में की जो मेन एंट्री होती है उसमें थर्ड इमेजिनरी लाइन जो होती है वो कब प्रारंभ होती है? आंसर आने लगा है, आपको कोई डाउट नहीं है इसका मतलब इसमें? वेरी गुड, यानी सी नंबर ऑप्शन आप सभी राइट कर रहे हो, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। यानी 14 स्पेस का मार्जिन छोड़ते हुए थर्ड इमेजिनरी लाइन स्टार्ट की जाती है। 8 4 + 2 का वहां पर कंसेप्ट दिया हुआ होता है, जिसे 14 स्पेस का मार्जिन बोला है कि 14 स्पेस के मार्जिन के बाद में ही उसे स्टार्ट किया जाता है। पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका यानी प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग वह है जो खोज के समय विचारों का समन्वय करती है, या फिर एक इंडेक्स निर्मित करते समय विचारों का समन्वय करती है, या खोज के समय वाक्यों का समन्वय करती है, या फिर समन्वय की संभावना की स्वीकृति नहीं देती है। पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्शन क्या होती है? आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका ये क्या है, कि खोज के समय विचारों का समन्वय करती है, या फिर कोई जब हम इंडेक्स निर्मित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स नाम भी आपको दिख रहा है कि ये पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका क्या है, तो जब भी हम कोई इंडेक्स निर्मित करते हैं तो इंडेक्स निर्मित करते समय विचारों का समन्वय करती है पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका। बी नंबर ऑप्शन आपकी तरफ से राइट आंसर मिलना चाहिए। ए नंबर भी मिला है और बी नंबर भी मिला है। जिन स्टूडेंट्स ने ए नंबर दिया है वो सभी बी नंबर ऑप्शन पर राइट टिक करें, क्योंकि जब भी कोई इंडेक्स निर्मित करते हैं उस समय विचारों का समन्वय करती है पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका, जिसे प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्शन बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, मशीन रीडेबल कैटलॉग मार्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ किया गया है? ये आपको बताना है, यानी मार्क को किसके द्वारा आरंभ किया गया है। जल्दी से आप लोगों की तरफ से आंसर आना चाहिए। मशीन रीडेबल कैटलॉग यानी मार्क जो है उसे किसके द्वारा सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? मार्क पढ़ा भी है आपने और इसका आंसर आप लोग गलत भी नहीं करोगे, मुझे पता है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा ही मार्क को प्रारंभ किया गया था। ये बिल्कुल आपकी तरफ से आंसर आया है, बी नंबर ऑप्शन। अब इसका आंसर दीजिए, और इसका आंसर मैं चाहती हूं कि आप लोग ही देना। निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए पथ खोजक कहा गया है? यानी साहित्य के लिए पथ खोजक इनमें से किसको माना गया है? कूट का आंसर है, ये आपको आंसर देना है। एक तो है बिब्लियोग्राफी, एक कैटलॉग कार्ड, एक सेल्फ लिस्ट, एक इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट। यानी ग्रंथ सूची, सूची पत्र, सेल्फ सूची या सूचकांक और सार, इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा? यहाँ देख लीजिए, ये कूट आपको मिले हैं, इनमें से आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, साहित्य के लिए पथ खोजक का नाम दिया है कि पथ खोजक साहित्य के लिए किस किस को माना गया है? बी नंबर आपकी तरफ से अभी मुझे आंसर आया है, बी नंबर ऑप्शन।
साहित्य के लिए पथ खोजक, आपकी तरफ से आंसर मिलना चाहिए। जल्दी से स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जल्दी इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग करने की कोशिश भी तो करिएगा। जब भी नया क्वेश्चन आता है, नई टर्म आती है, तो उसके लिए हम भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि पढ़ाई तो आपने बहुत कर ली, तैयारी भी आपकी बहुत चल रही है। एक और आप सभी के लिए एक शानदार खुशखबरी हमने पहले भी दी है और अभी भी बता रहे हैं कि PYQ बुक आपके लिए लॉन्च कर दी गई है। आपके कहने के अनुसार ही हमने उसे लॉन्च किया है। तो आप सभी को अगर PYQ पढ़ने हैं, क्यों उसे बनाया गया है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि मार्केट में PYQ ओनली थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के हिसाब से तैयार नहीं की गई है और कोई वहां पर उस बुक को नहीं दे रहा है। ठीक है, आप लोग उसे तैयार कर दीजिए। रिक्वेस्ट हमारे सामने किसी स्टूडेंट के द्वारा की गई थी, हमने उस पर काम भी चालू किया और उसे जल्दी से आपके लिए मार्केट में लॉन्च भी किया गया है। तो बुक आपके लिए आ चुकी है, आप सभी बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत छोटी बुक है, थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के हिसाब से ही जितने पेपर अब तक लाइब्रेरी साइंस के हो चुके हैं वो सभी वहां पर ओनली सिलेबस के अनुसार, जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अनुसार हमने सभी PYQ को उसमें दिया है। और उसका एक खास बात यह है कि उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिला है, यानी बहुत अच्छी बुक आपके सामने होने वाली है। ठीक है, तो आप उसे अगर नीलकंठ पब्लिकेशन की साइट से ऑर्डर करते हैं तो आपको वो बुक बहुत कम प्राइस में मिल जाएगी। बाकी आप ऑफलाइन मोड में जयपुर में रह रहे हैं तो जयपुर में हर बुक सेलर पर आपको मिल जाएगी, ऑफलाइन मोड में भी आपको सस्ती दर पर मिल जाएगी। बाकी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जरूर 170 या 160 की समथिंग वो आपको मिल रही होगी। ठीक है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप डायरेक्ट उसे नीलकंठ की साइट से ही ऑर्डर करें तो आपको फायदा होगा। ठीक है, हाँ अभी इसका आंसर आने लगा है इस क्वेश्चन का। सी नंबर इसका पक्का आंसर दे रहे हैं, सी नंबर यानी 1 और 4, ग्रंथ सूची और सूचकांक और सार। वेरी गुड, यानी आप सही पकड़े हो। सी नंबर ऑप्शन अगर आप दे रहे हैं ना, बिल्कुल सही आंसर है आपका। कि जब भी हम किसी साहित्य को खोजते हैं तो उसके उस साहित्य को खोजने के लिए जो हम मेन पॉइंट यूज करें, यानी पथ खोजक का जिनको दर्जा दिया गया है, उनमें या तो हमने ग्रंथ सूची को माना है कि जो बिब्लियोग्राफी है उनसे हम किसी साहित्य को खोज सकते हैं, और या फिर हम सूचकांक और सार से भी साहित्य को खोज सकते हैं। सूची पत्र और सेल्फ लिस्ट यानी कैटलॉग कार्ड और सेल्फ लिस्ट से किसी भी साहित्य को नहीं खोजा जाता है, ये आप सभी को पता होगा। तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा, सी नंबर ऑप्शन। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन का लेवल आप लोग समझ पा रहे होंगे और क्वेश्चन का ये भी आइडिया लगा पा रहे होंगे कि कितने अच्छे क्वेश्चन कैटलॉगिंग के यहाँ हमने आपके सामने लिए हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखिए यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन आया है फिर से, तो आप उसका मुझे लगता है बिल्कुल सही आंसर देंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार, ये आपके सामने एक टाइटल दिया है, शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार। इस टाइटल को क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी CCC के अनुसार निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाएगा। यानी मेन एंट्री जब हम बनाएंगे उसमें क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार इस टाइटल को किस तरीके से लिखेंगे, ये आपसे पूछा है। ठीक है, यानी शिक्षा मंत्रालय दिल्ली इस प्रकार से लिखेंगे, या फिर दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री लिखेंगे, या फिर दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखेंगे, या फिर दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ लिखेंगे। ये आपको बताना है इसमें से क्या इसका आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ इसका आंसर आप लोग सभी बिल्कुल सही देना, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया है कि CCC में मेन एंट्री और AACR2 के तहत मेन एंट्री कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन कुछ स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं। अजमेर सिटी की तरफ से डी आया है, कुलदीप सिंह की तरफ से डी आया है, और मदान सरावा के नाम से, मनीषा के नाम से, यानी बहुत से स्टूडेंट डी नंबर ऑप्शन यहाँ राइट कर रहे हैं। कुछ की तरफ से जरूर वेरिएशन मिल रहा है, ए नंबर भी आया है। चलिए डी नंबर पक्का बोल रहे हैं, इसका मतलब हम भी यहाँ पर टिक कर दें डी नंबर ऑप्शन। यहाँ देखिए कैपिटल लेटर में लिखा है दिल्ली एजुकेशन, ठीक है,
ये आपके सामने लिखा है। यानी जब भी कोई संस्था या शासन या सम्मेलन का नाम आपके सामने आता है तो उसे सीसीसी के अनुसार बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, और जो मंत्रालय या विभाग होते हैं उनको कोष्ठक के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल लेटर में ही उसे संकलित किया जाता है। यानी छोटे अक्षरों में, छोटे कोष्ठक के अंदर विभाग को या फिर मंत्रालय को लिखा जाता है। ये हमें यहाँ पर इंडिकेट किया है सीसीसी के अनुसार। तो यहाँ जब भी हमारे सामने यहाँ पर शासन या संस्था का नाम आता है तो हम उसे इस प्रकार लिखेंगे कैपिटल लेटर में, यानी दिल्ली कॉमा एजुकेशन। ठीक है, मंत्रालय का नाम क्या था? एजुकेशन। उसके बाद में मंत्रालय को लिखेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ, यानी स्मॉल ब्रैकेट में हम उसे स्मॉल लेटर में ही मेंशन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ। तो आपकी तरफ से जो आंसर आया है डी नंबर ऑप्शन, यानी बिल्कुल आप समझ पाए हैं, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है मैम, एग्जाम डेट बढ़ेगी क्या? एग्जाम डेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। आपको अगर अभी भी संशय है, हम आपसे कह रहे हैं, आलोक राज जी का बार बार ट्वीट आ चुका है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जो डेट फिक्स है उसी डेट पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप बिल्कुल इसमें असमंजस की स्थिति में ना रहें, आप तैयारी करें और अपनी तैयारी को जिस तरीके से कर रहे थे वैसे ही जारी रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, वर्गीकृत सूचीकरण संहिता के अनुसार छद्म नाम या वास्तविक नाम के लिए निम्न में से एक प्रविष्टि बनाई जाती है और उस प्रविष्टि का क्या नाम है? नाम आपको पूछा है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। वर्गीकृत सूचीकरण संहिता यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार छद्म नाम यानी सूडोनेम और रियल नेम के लिए जो प्रविष्टि बनाई जाती है उस प्रविष्टि को क्या नाम से जाना जाता है? आप सभी की तरफ से सी नंबर ऑप्शन आ चुका है, यानी हमें क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, आप सभी ने आंसर दे भी दिया है और बिल्कुल सही आपकी तरफ से आंसर आया भी है, बिल्कुल सही है। यानी नामांतर निर्देशी प्रविष्टि क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री के नाम से जानी जाती है, जिसे छद्म नाम और वास्तविक नाम के लिए बनाया जाता है। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, आपको कोई इसमें डाउट नहीं है, क्लियर है। अब आगे देखिए, WIPO का पूर्ण रूप क्या है? WIPO नाम आपके सामने लिखा है और पूछा है कि WIPO का पूरा नाम क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है और नॉर्मल है, लाइब्रेरी साइंस में पूछा जाता है। आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सभी इसका आंसर देंगे और बहुत अच्छे तरीके से देंगे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? WIPO का पूर्ण रूप क्या है? ए नंबर ऑप्शन आया है, यानी आप सभी इसका आंसर दे रहे हो। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ए नंबर ऑप्शन आप सभी की तरफ से राइट आंसर आया है, जो बिल्कुल सही है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल होता है, इंटरनेशनल नहीं होता, इंफॉर्मेशन भी नहीं होता, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन है, यानी ये तीनों गलत है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ कुछ कोड आपके सामने दिए हैं, इनको इनके प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग ही अरेंज करना है। आप सभी से उम्मीद करूंगी, ये भी कूट का क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर देना, क्या इसका आंसर होगा? यानी शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, शेयर्स की विषय शीर्षकों की सूची, एक पैनेजी कोड है, एक AACR 1 है और एक CCC है। आपको आंसर देना है कि कूट इनमें से क्या होगा। सबसे पहले इनके सामने आप इनकी प्रकाशन वर्ष लिख लें, तभी आप कूट को मैच करें। ठीक है, जल्दी से आप लोगों की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन आया है, अब आपको स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, हम साइड में है। डी नंबर और सी नंबर भी आया है, डी और सी में कंफ्यूजन है। ठीक है, डी और सी में आपको कंफ्यूजन है। सी नंबर अब आने लगा है, सी नंबर ऑप्शन आने लगा है। चलिए देखते हैं अब कि किसका किस वर्ष प्रकाशन किया गया था। यहाँ देखें, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स आपको पता है 1923 इसका राइट आंसर है। पैनेजी कोड 1841 है, AACR 1 1967 है, CCC 1934 है। अब आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा सेकेंड नंबर,
सेकंड नंबर ओनली आपको सी ऑप्शन में है, बाकी में सेकंड नंबर है ही नहीं। आपको इतना तो आइडिया है कि पेनिजी कोड 1841 में सबसे पहले पेनिजी कोड ही आया था, तो आपको सेकंड नंबर देखना था, सी नंबर ऑप्शन में है, बिल्कुल सही। उसके बाद में आएगा सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स 1, उसके बाद में CCC 4, फिर उसके बाद में थर्ड, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप सभी की तरफ से अब राइट आंसर आने लगा है, ठीक है। हाँ, आप सभी ने इसका आंसर भी लिखा है, 1923, 1841, 1967, 1934। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। सेमोर लोवेट्स्की और मैरी पिगॉट निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये आपको बताना है कि सेमोर लोवेट्स्की और मैरी पिगॉट इनमें से किसके साथ जुड़े हैं। यहाँ कुछ ऑप्शन आपको दिखे हैं कि वर्गीकरण से जुड़े हैं ये, या फिर कैटलॉगिंग से, सूचीकरण से जुड़े हैं, या अनुक्रमणीकरण से, या प्रबंधन से। मैरी पिगॉट और सेम्योर लोवेट्स्की का नाम किस लिए जाना जाता है, किसमें इनका ज्यादा योगदान रहा था, ये आपको बताना है। सबसे ज्यादा योगदान किसमें रहा था? बी नंबर ऑप्शन आया है, सभी बी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं। बी नंबर ऑप्शन आप सभी की तरफ से आया है, वेरी गुड। यानी कैटलॉगिंग से जुड़े हैं मैरी पिगॉट और सेम्यूर लोवेट्स्की। सूचीकरण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, AACR2 में इन्होंने खूब योगदान दिया है, तो इसका आंसर जो है वो सूचीकरण होगा। क्लियर है? अब आगे देखिए, ISBN का पूर्ण रूप क्या है? ISBN का पूरा नाम क्या है, ये आंसर आपको देना है। ISBN का पूरा नाम आप सभी दे पाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, क्या इसका आंसर होगा? बी नंबर आया है, थर्टी 35 क्वेश्चन नंबर चल रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, उसका आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए। देखो बी और सी में कंफ्यूजन है, बी और सी आपकी तरफ से आ रहा है, यानी कुछ स्टूडेंट्स दे रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर और कुछ स्टूडेंट्स दे रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बताएंगे कि बी नंबर देने वाले आप लोग बिब्लियोग्राफिक को जांचें कि वहां बी से तात्पर्य ओनली बुक होता है, बिब्लियोग्राफिक नहीं होता। ISBD में बिब्लियोग्राफिक है, लेकिन ISBN में बुक नंबर है, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ही ISBN का पूरा नाम है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। जितने स्टूडेंट्स यहाँ बी दे रहे थे वो सभी इसका आंसर सही कर लें, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, शोध गंगा कोश है, शोध गंगा इनमें से किसका कोश है, ये आपको बताना है। ई सिनॉप्सिस का, या ई थेसिस का, या ई बुक्स का, या फिर ई जनरल्स का? जल्दी से आप लोगों की तरफ से आंसर मिलना चाहिए। शोध गंगा क्या है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, शोध गंगा क्या है, किसका कोश है? बी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, यानी अलग अलग आ रहा है। ई थेसिस का भी बोल रहे हैं, और ए नंबर भी आ रहा है, ई सिनॉप्सिस का भी, ई बुक्स का भी, यानी यहाँ मुझे वेरिएशन मिला है इस क्वेश्चन में। तो आप सभी को बताना चाहूंगी, शोध गंगा ओनली ई थेसिस का ही कोर्स माना जाता है, जो भारत के शोध प्रबंधकों का ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भंडार होता है, जिसे इन्फ्लुनेट के द्वारा स्थापित किया गया है। ये भी आप लोग याद रखें, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन, यानी ई थेसिस का कोर्स माना गया है। जितने स्टूडेंट्स बी नंबर ऑप्शन पर टिक कर रहे थे, बिल्कुल सही आंसर आपकी तरफ से मुझे मिला है। आगे देखिए, INB की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथ परक विवरण किस अनुभाग में दिया जाता है? INB की प्रत्येक प्रविष्टि में जो पूर्ण ग्रंथ परक विवरण है, ये आपसे पूछा है, पूरा फुल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन कौन से अनुभाग में दिया जाता है? आपको अनुभाग का नाम बताना है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? यानी वर्गीकृत अनुभाग, या अनुवर्ड अनुभाग, या फिर आख्या अनुभाग, या लेखक अनुभाग?
आईएनवी की प्रविष्टि पढ़ी होंगी। आईएनवी की प्रत्येक प्रविष्टि के पूर्ण ग्रंथपरक विवरण को किस अनुभाग में शामिल किया है? सभी की तरफ से राइट आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हो, ए नंबर ऑप्शन, यानी आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड सेक्शन में ये पूर्ण ग्रंथपरक विवरण इसका दिया हुआ होता है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निम्न में से लेक्सिकॉन का पर्याय शब्द कौन सा है? लेक्सिकॉन का पर्याय शब्द आपको बताना है कि लेक्सिकॉन को और किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आप लोग जल्दी से देने की कोशिश करिए। लेक्सिकॉन का पर्यायवाची शब्द और कौन सा है? विश्वकोश है या निर्देशिका है या शब्दकोश है या वार्षिकी ग्रंथ है? आंसर दे पाएंगे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। सी नंबर और बी नंबर आ रहा है, ए नंबर भी आ रहा है। यानी कुछ स्टूडेंट्स दे रहे हैं विश्वकोश यानी लेक्सिकॉन को एनसाइक्लोपीडिया के नाम से जानते हैं, या फिर कुछ निर्देशिका डायरेक्टरी भी दे रहे हैं, कुछ डिक्शनरी भी दे रहे हैं, कुछ वार्षिकी ग्रंथ तो शायद नहीं आया होगा। सी नंबर 100% करेक्ट बोल रहे हैं। चलिए अब हम हमारी तरफ से बताते हैं कि लेक्सिकॉन को शब्दकोश के नाम से भी जाना जाता है, डिक्शनरी नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा कि जो डिक्शनरी का निर्माण करता है उसे लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है। डिक्शनरी के निर्माण करने वाले व्यक्ति को किस नाम से? लेक्सिकोग्राफर नाम से जाना जाता है। और डिक्शनरी को लेक्सिकॉन या शब्दकोश इन सभी नामों से जाना जाता है। तो पर्यायवाची शब्दों में लेक्सिकॉन शब्द के लिए यहाँ शब्दकोश के स्थान पर लेक्सिकॉन को लिया गया है। क्लियर है? तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा, शब्दकोश। अब आगे देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएमडी। AACR2 में जीएमडी नाम आपके सामने आया है कि AACR2 में जीएमडी निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है? आपको बताना है कि जीएमडी की फुल फॉर्म क्या है, इतना ही आपको बताना है। AACR2 में नाम आता है ना जीएमडी का, उसको आपको बताना है कि इसका पूरा नाम क्या है। AACR2 में जीएमडी को किस नाम से जाना जाता है? बी नंबर आप सभी की तरफ से आया है, कुछ स्टूडेंट्स डी भी दे रहे हैं, यानी जनरल मोनोग्राफिक डेजिग्नेशन भी दे रहे हैं और कुछ स्टूडेंट जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन भी दे रहे हैं। तो सभी की तरफ से जो आंसर आ रहा है उसमें सी और बी में कंफ्यूजन है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा, यानी जीएमडी से तात्पर्य है जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन, सामान्य सामग्री पद। हिंदी में नाम सुना होगा, सामान्य सामग्री पद, सामग्री यानी मटेरियल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सामान्य सामग्री पद जिसे जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन के नाम से जानते हैं। AACR2 में जीएमडी को याद रखना है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन। क्लियर है? अब आगे देखिए, साधारणतः पुस्तकालय सूची क्या है? आप सभी को आंसर देना है कि पुस्तकालय सूची क्या है, किस नाम से जानी गई है। पुस्तकालय सूची किसके लिए दी गई है? यहाँ पुस्तक प्रदर्शन हेतु एक उपकरण होता है, या पुस्तकों की एक सूची होती है, या फिर एक पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची होती है, या पुस्तकालयों की पुस्तकों की सूची होती है। आपको इन ऑप्शंस को तरीके से समझना है, क्योंकि जब तक आप ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इनमें से डाउट रहेगा। इसका आंसर आपकी तरफ से मुझे मिलना चाहिए। मैम आपकी PYQ वाली बुक हाँ बिल्कुल आपके लिए लॉन्च कर दी गई है, आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर कर दी गई है, आप नीलकंठ की साइट से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नीलकंठ पर ही आपको कम दाम में अवेलेबल कराई गई है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, सी नंबर ऑप्शन आ रहा है। चलिए, सी नंबर ऑप्शन पर लिखा है, एक पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची ही पुस्तकालय सूची कहलाती है। ये बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों की तरफ से, यानी बहुत सारे पुस्तकालयों में पुस्तकों की सूची नहीं होती। पुस्तकालय सूची से तात्पर्य
मात्र एक पुस्तकालय में उपस्थित पुस्तकों की सूची से है। ये बात आपको याद रखनी है और हमेशा दिमाग में रखना। जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन हल करें तो उसे आप लोग ऑप्शंस को थोड़े तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से किससे प्रबलता का उपसूत्र संबंधित है? प्रबलता का उपसूत्र किससे संबंधित है यह आपको बताना है। संदर्भ सेवा से, प्रलेखन से, वर्गीकरण से या सूचीकरण से? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। प्रबलता यानी कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस किससे संबंधित माना गया है ये आपको बताना है। जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर आपकी तरफ से मिलना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डी नंबर विकल्प आया है यानी सूचीकरण। डी नंबर ऑप्शन आप लोग दे रहे हो, बिल्कुल सही बात है। सूचीकरण में 9 उपसूत्रों को आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हैं। 9 उपसूत्र हम पढ़ते हैं। सबसे पहले 1938 में प्रासंगिकता का उपसूत्र निर्धारिता, स्थायित्व, प्रबलता, प्रचलन और संगतता, ये सभी 6 उपसूत्रों को 1938 में ही जोड़ दिया गया था, ठीक है। 1955 में हेडिंग्स एंड कैनन्स आया था प्रासंगिकता के उपसूत्र की जगह, ठीक है। तो प्रासंगिकता का उपसूत्र हटा दिया गया था, हेडिंग्स एंड कैनन्स जोड़ दिया गया था। हेडिंग्स एंड कैनन्स में आपने एक शॉर्ट हेडिंग वाला उपसूत्र था, वो प्रासंगिकता के उपसूत्र की जगह जोड़ा गया था, ठीक है। कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग। डी नंबर आपकी तरफ से आया है, बिल्कुल सही बात है, सूचीकरण से रिलेटेड है। आप सभी की तरफ से आंसर है प्रबलता का उपसूत्र, जिसे कैनन ऑफ प्रीपोटेंस बोलते हैं, वर्ष 1938 में ही दे दिया गया था, जिसे 9 उपसूत्रों में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस उपसूत्र का जो संबंध है वो सूचीकरण से संबंधित माना गया है। अब आगे देखिए, सर्वानुवर्त सूची यानी शब्दकोश सूची में सम्मिलित की जाती है। शब्दकोश सूची में इनमें से क्या सम्मिलित किया जाता है यह आपको बताना है। केवल आख्या प्रविष्टियां या केवल लेखक प्रविष्टियां या केवल विषय प्रविष्टियां या वर्णानुक्रम में सभी प्रकार की प्रविष्टियां? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए। सर्वानुवर्त सूची, जिसे कोष्टक में लिख भी दिया है शब्दकोश सूची, इसमें किसको सम्मिलित किया गया है? डी नंबर आपकी तरफ से आंसर आया है, बिल्कुल सही बात है। जब यहाँ चर्चा ही कर ली है शब्दकोश की, तो आपको पता है जो वर्णानुक्रम में जितने प्रकार की प्रविष्टियां हैं उन सभी को शब्दकोश सूची में शामिल किया जाता है, जिसे सर्वानुवर्त सूची भी बोलते हैं। क्लियर है? सूची का आंतरिक स्वरूप कौन सा नहीं है? सूची के आंतरिक स्वरूप में इनमें से कौन सा शामिल नहीं किया गया है, ये आपसे पूछा है। आप सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। सूची के आंतरिक स्वरूप में इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग में कौन सा शामिल नहीं है? लेखक सूची या सूची का पुस्तक स्वरूप या आख्या सूची या वर्गीकृत सूची, कौन सा शामिल नहीं है? 3 तो इनर फॉर्म में शामिल हैं, लेकिन एक शामिल नहीं है। आपको कौन सा शामिल नहीं है वही बताना है। डी नंबर और बी नंबर विकल्प आ रहा है, यानी डी पर लिखा है वर्गीकृत सूची और बी पर लिखा है सूची का पुस्तक स्वरूप। बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हो। चलिए हम बताते हैं कि ये जो सूची का पुस्तक स्वरूप है ना, ये शामिल किया गया है बाह्य स्रोतों में या फिर भौतिक स्रोतों में, ठीक है। फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग में शामिल किया गया है सूची के पुस्तक स्वरूप को, यानी कार्ड फॉर्म ऑफ कैटलॉग को सूची के फिजिकल स्वरूप में शामिल किया गया है, ठीक है। तो बी नंबर विकल्प यहाँ बिल्कुल सही होगा इसके अनुसार। बाकी ये 3 हैं, लेखक सूची, एक आख्या सूची और वर्गीकृत सूची, इन तीनों को आंतरिक स्वरूप में शामिल किया गया है, यानी इनर फॉर्म ऑफ कैटलॉग में शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी हम बाह्य स्रोत पढ़ते हैं या आंतरिक स्रोत पढ़ते हैं, उनमें आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी सूची को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप सभी को मिल चुका है, बी नंबर ऑप्शन। कैटलॉग कार्ड का प्रामाणिक आकार बताना है कि कैटलॉग कार्ड का प्रामाणिक आकार क्या होगा।
स्टैंडर्ड साइज इसका क्या होगा? कैटलॉग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज हमने पहले भी आपसे चर्चा किया है, अभी भी आपके सामने ये क्वेश्चन आया है कि कैटलॉग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज इनमें से कौन सा है, 12.5 गुणा 7.5 या 7.5 गुणा 7.5 या 10.5 गुणा 7.5 या 11.5 गुणा 7.5? आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए और बिल्कुल सही आएगा, उम्मीद करूंगी। ए नंबर ऑप्शन आप सभी की तरफ से आया है, बिल्कुल सही बात है, 12.5 गुणा 7.5 यहाँ आपका आंसर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर में आपके सामने ये लिखा है, उसके अलावा आपको इंच में भी याद रखना है। अगर इंच में पूछ लिया जाए तो 5 गुणा 3 इंच को आपको याद रखना है। 5 गुणा 3 इंच की बात यहाँ करते हैं, जो यहाँ स्टैंडर्ड साइज ही होता है कैटलॉग कार्ड का। लेकिन अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो आपको याद रखना है 12.5 गुणा 7.5, ये देना है आपको सेंटीमीटर में। ठीक है, अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, AACR 2 कोड के अनुसार पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यहां चर्चा की है पुस्तक के आकार की। पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण यानी फिजिकल डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको कौन से चिन्ह के द्वारा इंडिकेट करेंगे पुस्तक के आकार को? ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। एक तो आता है पुस्तक का आकार, पता होगा आप सभी को शायद। पुस्तक का आकार पूछा जाता है, पुस्तक की पृष्ठ संख्या पूछी जाती है, और अगर उसमें कोई चित्र दिया हुआ होता है तो उसको भी जोड़ने का यहाँ इंडिकेशन मिला है। तो आपको बताना है कि पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। बी नंबर ऑप्शन आप सभी की तरफ से आ रहा है, सेमीकोलन। कुछ स्टूडेंट सी भी दे रहे हैं, यानी पूर्ण विराम से तो नहीं होगा, आपको पता भी होगा, क्योंकि यहाँ कॉमा से या फिर सेमीकोलन में थोड़ा सा डाउट होगा। भौतिक विवरण क्षेत्र में, अब आप सभी सुन लीजिएगा, भौतिक विवरण क्षेत्र में जब भी हम पुस्तक की पृष्ठ संख्या लिखते हैं, उस पुस्तक की पृष्ठ संख्या को भी इंडिकेट करते हैं। और एक आपके सामने आता है चित्र का, पुस्तक की पृष्ठ संख्या को कॉमा से इंडिकेट करते हैं, आप इसे ध्यान रखना। सबसे पहले कॉमा लगाकर पुस्तक की पृष्ठ संख्या को लिखा जाता है, और जब ग्रंथ में चित्र दिया हुआ होता है तो उस चित्र को हम कॉलन से जोड़ते हैं, यानी कॉलन लगा के उस ग्रंथ के चित्र को जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पूछा है पुस्तक के आकार को, ग्रंथ के आकार को अगर पूछा जाए तो आपको सेमीकोलन चिन्ह याद रखना है, जो कि ग्रंथ के आकार से है, जिसे फिजिकल डिस्क्रिप्शन में इंडिकेट किया जाता है सेमीकोलन से। ठीक है, आकार के बाद डॉट डैश लगाते हैं, फिर छोटे कोष्ठक के अंतर्गत सीरीज को अंकित करते हैं। जब भी सीरीज लिखने की बात आती है तो डॉट और डैश लगा के स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कब लिखते हैं सीरीज को? आकार के बाद। जब भी ग्रंथ का आकार मेंशन कर दिया जाता है तो आकार के बाद में डॉट डैश लगाएंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम सीरीज को छोटे कोष्ठक के तहत में शामिल करेंगे। ठीक है, और अगर सीरीज बाहर से ली गई है, सूचना अगर बाहर से ली गई है, तो आपको प्रावधान भी पता है कि बड़े ब्रैकेट में यानी बड़ा कोष्ठक यूज करते हुए हम बाहर से ली गई सूचना को अंकित करते हैं। क्लियर है? अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन यानी सेमीकोलन आकार को प्रदर्शित करने के लिए इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, वह प्रणाली जिसमें मुख्य प्रविष्टि और अतिरिक्त प्रविष्टियों के दस्तावेज के बारे में समान जानकारी प्रदान की जाती है, उसको उस प्रणाली के रूप में जानी जाती है, यानी वो प्रणाली किस नाम से जानी गई है, यह आपको बताना है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें मुख्य प्रविष्टि और अतिरिक्त प्रविष्टि यानी एडेड एंट्री, इन सभी के दस्तावेजों के बारे में समान जानकारी प्रदान करती है, उस प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? बहुपत्रक से या एकक पत्रक से या फिर एकल पत्रक से? एकल और एकक दोनों नाम आपको याद रखना है, सिंगल और यूनिट कार्ड। ठीक है,
एकक पत्रक प्रणाली या फिर एकल पत्रक प्रणाली या एकीकृत पत्रक प्रणाली या फिर बहुपत्रक प्रणाली। ए नंबर और बी नंबर ऑप्शन विकल्प यहाँ सही कर रहे हैं। यानी कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि बहुपत्रक के नाम से जानी जाती है, लेकिन कुछ का कहना है कि एकक पत्रक के नाम से जानी जाती है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें मुख्य प्रविष्टि और अतिरिक्त प्रविष्टि के दस्तावेजों के बारे में समान जानकारी प्रदान की जाए, उसको हम यूनिट कार्ड सिस्टम बोलेंगे, यानी एकक पत्रक प्रणाली बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, यानी बी नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, एकक पत्रक प्रणाली। क्लियर है? अब मुझे लगता है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको मेन एंट्री और एडेड एंट्री के बारे में समान जानकारी लेनी है तो एकक पत्रक प्रणाली यानी यूनिट कार्ड सिस्टम से आप ले सकते हैं। किस कोड के अनुसार लेखक की जन्म तिथि को गोल ब्रैकेट द्वारा संलग्न किया जाता है, ये आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। अगर आप इसका आंसर देते हैं तो इसका मतलब आपका एंट्रीज वाला पोर्शन बिल्कुल एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर है। सीसीसी के अंतर्गत हम किस तरह बनाते हैं, कौन सा चिन्ह यूज करते हैं, कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, और AACR2 के अंतर्गत हम कौन सा ब्रैकेट और कौन सा चिन्ह यूज करते हुए मेन एंट्री को बनाते हैं, यहाँ आपके सामने दिया है। बी नंबर और सी नंबर विकल्प आप सही कर रहे हैं। यानी एक ऐसा कोड आपके सामने जो प्रचलित है, वो आपने नाम आपको पता है, AACR2 और CCC, ये दो नाम आपके सामने हैं। तो यहाँ AACR1 और ALA कोड तो होगा ही नहीं, इन दोनों में बी और डी में आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, आपको बताना है कि जब भी लेखक की जन्म तिथि आती है तो उस जन्म तिथि को स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत संलग्न करने का प्रावधान दिया है, और वो प्रावधान किसमें किया है, CCC में या AACR2 में। आपने सभी ने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन, यानी CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। आप सभी आंसर इसका राइट कर रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करती हूँ कि CCC के अनुसार जो लेखक की जन्म तिथि या फिर मृत्यु वर्ष, उन दोनों को हाइफन चिन्ह लगा के स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत शामिल करते हैं। यहाँ होती है बर्थ डेट और यहाँ होती है आपकी मृत्यु वर्ष यानी डेथ डेट। आपको उसे हाइफन चिन्ह लगाकर स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत शामिल करने का प्रावधान CCC में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेखक का सरनेम बड़े अक्षरों में लिखते हैं, वास्तविक नेम को छोटे अक्षरों में लिखते हैं, ये भी आपको पता है। और जब भी वास्तविक नाम को लिखते हैं छोटे अक्षरों में, स्मॉल लेटर्स में, उसे हमें स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत ही लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें पहला अक्षर बड़ा होता है। ये सभी आपको पता है। हाइफन चिन्ह लगा के उनके जन्म और मृत्यु वर्ष को यहाँ अंकित करते हैं। अब बात आती है AACR2 की। तो AACR2 में जन्म और मृत्यु वर्ष का प्रावधान मात्र कॉमा लगाकर किया है, वहां कोई ब्रैकेट यूज नहीं होगा। कॉमा लगाकर जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष को अंकित करने का प्रावधान AACR2 में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ बात करी है गोल ब्रैकेट की, जिसका आंसर होगा CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। क्लियर है? अब मेरे ख्याल से यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्न में से किसने कहा कि पुस्तकों की सूची वह सूची होती है जो किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है? पुस्तकों की सूची एक ऐसी सूची होती है जो किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। ये कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? आप सभी को इसका आंसर देना है। यहाँ SR रंगनाथन का नाम है, WCB सेयर्स का नाम है, A बैनर्जी का है, एंथोनी बैनर्जी, और एक CA कटर। इनमें से आपको बताना है कि किस विद्वान के द्वारा ये कहा गया था कि पुस्तकों की सूची एक ऐसी सूची होती है जो किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। सभी आंसर दे रहे हैं डी नंबर ऑप्शन, CA कटर आप सभी की तरफ से आ रहा है। बी नंबर भी आ रहा है, बी नंबर यानी WCB शेयर्स भी आप लोग दे रहे हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि पुस्तकालय सूची एक ऐसी सूची होती है जो किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। ऐसा CA कटर ने अपनी ही पुस्तक रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग में
परिभाषित किया था इस पुस्तकालय सूची को, तो इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सीए कटर, डी जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हो। बहुत, हाँ कटर साहब हैं, बिल्कुल सही बात है, सीए कटर हैं जिन्होंने इस तरह पुस्तकालय सूची को परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति माह के शोध ग्रंथ की एक क्रमिक सूचना किस पत्रिका से प्राप्त की जाती है? यानी प्रति माह शोध ग्रंथ कौन कौन से प्रकाशित हो रहे हैं, उनकी एक क्रमिक सूचना आपको यानी सीरियल इंफॉर्मेशन आपको किस पत्रिका से प्राप्त की जाती है, ये आपको बताना है। यानी इंडेक्स इंडिया से, या हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस से, या यूनिवर्सिटी न्यूज से, या इंफॉर्मेशन टुडे और टुमारो से। किस पत्रिका से आपको ये इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी कि यहाँ शोध ग्रंथ का क्रमिक प्रकाशन इस प्रकार से किया जा रहा है? बी नंबर ऑप्शन आ रहा है आपका, बी नंबर ऑप्शन यानी हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस आप लोग दे रहे हो। हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस आप लोग आंसर दे रहे हो। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि प्रति माह के शोध ग्रंथों की एक क्रमिक सूचना आपको मिलती है यूनिवर्सिटी न्यूज से। आप सभी को ये आंसर मालूम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी न्यूज पत्रिका से आपको क्रमिक सूचना प्राप्त की जाती है जो शोध ग्रंथों की प्रति माह प्रकाशित किए जाने वाली होती है। ठीक है, विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी प्रकार की गतिविधि होती हैं, यानी शोध कार्य हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर कोई उनसे संबंधित सूचना हो, उन सभी को इसी में शामिल किया जाता है यूनिवर्सिटी न्यूज में। तो सी नंबर ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी में आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ आपको दिया है शोध ग्रंथ, तो शोध ग्रंथ की एक क्रमिक सूचना आपको कहाँ मिलेगी? यूनिवर्सिटी न्यूज में। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक हैं। एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक कौन है आपको बताना है। डीआरटीसी है, या निस्केयर है, आईएलए है, या डेलनेट है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। यहां आपके सामने क्वेश्चन आया है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? बी नंबर ऑप्शन आ रहा है, कोई स्टूडेंट ए नंबर भी दे रहा है। एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक का नाम आपको बताना है। एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या हो रहा है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, आने भी लगा है बहुत से स्टूडेंट्स का। डी और बी आंसर आ रहा है, यानी कुछ स्टूडेंट्स का कहना है डेलनेट दिया है, कुछ का कहना है डीआरटीसी, कुछ का कहना है निस्केयर। चलिए, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ आंसर दे रहे हैं बी नंबर ऑप्शन, जो बिल्कुल यहाँ आपका सही होगा। यानी निस्केयर के द्वारा एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन का प्रकाशन किया जाता है। निस्केयर नाम आपको याद रखना है, अब इसका नाम बदल दिया है, NISCPR इसका नाम कर दिया है, ये भी आपको याद रखना है। अब निस्केयर नाम नहीं है, NISCPR इसका नाम है। क्लियर है? ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, निस्केयर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा। जितने स्टूडेंट्स आज के सेशन को अटेंड किए हैं उन सभी से कहना चाहूंगी, आप अपनी तैयारी को इस ऐसी ही स्ट्रेटेजी के साथ में करते रहिए। जितना कोशिश हो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, और मेरा कहना है कि आप PYQ जरूर पढ़िए, क्योंकि PYQ से ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप PYQ नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल भी नहीं पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। हमने अपनी जो किताब निकाली है
उस किताब में यूजीसी नेट जेटीए एग्जाम सभी को वहां क्वेश्चंस को सम्मिलित किया है और उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया है। यानी अभी तक मार्केट में ओनली थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू आपको नहीं निकाली है, मात्र हमारे द्वारा ही निकाली गई है। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, आप सभी उस बुक को परचेज कर सकते हैं। और क्योंकि आपको पीवाईक्यू पढ़ के अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपका अगर आप पीवाईक्यू पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहतर रेस्पॉन्स आप अपने एग्जाम में कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। तो इस तरीके से हम यहाँ सीरीज चला ही रहे हैं। आप अगर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं या टॉपिक क्लियर करते हैं तब आप यहाँ क्लास लेने आते हैं तो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स इधर आप कर पाते हैं। मेरा कहना है अभी जितनी मैराथन हमारी आएंगी हम सबसे पहले कैटलॉगिंग को कंप्लीट करेंगे, तो आगे आप सूचीकरण के टॉपिक ही क्लियर करते रहिए। हमने 3 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी अदर यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं उनकी भी हम क्लास लगाएंगे। तो पहले सूचीकरण को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से उम्मीद है आप ओनली सूचीकरण पर ध्यान देते हुए अपनी तैयारी को करते रहिएगा, ठीक है। आपका क्या कहना है, आपने मुझे नहीं बताया। हाँ, NIS CPR नाम है, NIS SPR नहीं है, NIS CPR नाम है, बिल्कुल सही बात है। इसे अभी अभी नाम चेंज किया है 2021 में। और आप क्या पूछना चाह रहे हैं, दोबारा से लिख दीजिए। आपका वो कमेंट ऊपर चला गया है, आप दोबारा से लिख दीजिए क्या आप पूछना चाह रहे हैं। मुझे लगता है आपको सभी को ये सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और तो आप लाइक करना मत भूलना। इसी तरह से आप जुड़ते रहिए। बुक MCQ की है क्या? MCQ नहीं, PYQ बुक है मैम। मेरी रैंक आई थी तो बुक नहीं मिली, अजमेर सिटी का कहना ये है। देखिए, जिन हमारी जो लिस्ट में नाम आए थे उनके अकॉर्डिंग हमने उनको बुक भिजवा दी है। अजमेर सिटी, आज आपसे मैं लाइव क्लास में ही कह रही हूँ, आप एक बार टेक्निकल टीम से बात कर लीजिए और आप अपना एड्रेस भेज दीजिए। एक बार उनसे बात करेंगे या फिर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट हम करने की कोशिश करेंगे, तो आपको हम बता देंगे कि किस तरह से हमने वो बुक भेजी है। अगर आपको बुक ही चाहिए तो आप एक बार टेक्निकल टीम से आज कॉल पर बात करना, तो हम आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? मैम बुक बाइलिंगुअल है क्या? देखिए, कंप्लीटली बाइलिंगुअल बुक आपको नहीं मिलेगी वहां। हमने जो PYQ रेडी की है वो ओनली राजस्थान के अकॉर्डिंग की है, और राजस्थान में ज्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी में तैयारी करते हैं और इसीलिए हमने उसे बाइलिंगुअल नहीं रखा है। लेकिन टेक्निकल टर्म जितनी है उन सभी को हमने वहां बाइलिंगुअल दिया है, यानी जितने स्टूडेंट्स इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं उनको भी उसे समझने में या पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा कहना है। क्योंकि PYQ को जितना आप पढ़ेंगे, आप तो बस समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन किस तरीके से आया है, तो आप उन्हीं से समझ पाएंगे, ठीक है। मैम कल क्लास होगी क्या? आपको अपडेट मिल जाएगी, आप एक बार चैनल पर देख लीजिएगा। अगर कल क्लास होगी तो आपको वहां मिल जाएगी। देखिए, मधु गौर और नमन सिरवी की फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक आई थी। नमन सिरवी को हमें थ्योरी की बुक देनी थी, लेकिन उनका कहना था कि हमने ऑलरेडी परचेज कर ली है, हमें PYQ चाहिए, तो उनके लिए PYQ भेज दी गई है। संडे को टेस्ट होगा, संडे के टेस्ट में सभी अपनी भागीदारी निभाना, सभी अपने इंटरेस्ट के साथ में टेस्ट पेपर देना। फर्स्ट और सेकंड रैंक आएगी उनके लिए हम लोग बुक भी प्रोवाइड कराएंगे। अजमेर सिटी से मैं फिर से कह रही हूँ, आप एक बार टेक्निकल टीम से बात कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। हाँ, आप कसम मत खाइए, आपकी फर्स्ट रैंक हो सकती है, हम आपसे बात कर लेंगे एक बार। क्योंकि हमारी लिस्ट में जो नाम थे उन लिस्ट में हमने जिसका नाम था उनको हमने भेज दी गई है। आप एक बार जो नंबर आपको मिला है यहाँ 8875026274, इस नंबर पर आप कॉल करना, हम बात कर लेंगे आपसे, ठीक है।
चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, तो आप लाइक जरूर करना और अगले सेशन में जुड़ने की कोशिश करना, क्योंकि ये ऐसी ही क्वेश्चन सीरीज हम आपके सामने फिर से लेकर आएंगे एक मैराथन के रूप में। तो मैम मेरी सर से बात हो गई है, आज फिर से कर लेना, हो चुकी होंगी, लेकिन मेरा कहना है कि आज आप फिर से कॉल कर लेना तो मैं आपसे बात कर लूंगी, ठीक है। चलिए अब मैं इस सेशन से